गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरओ का लेसन 4 विदाई संभाषण समझेंगे, जिसके लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त। सबसे पहले लेखक परिचय। बालमुकुंद गुप्त का जन्म 1865 ईस्वी में यानी 1865 में हरियाणा के रोहतक जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ। इनके पिता का नाम लाला पूरनमल था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही उर्दू भाषा में हुई। इन्होंने हिंदी बाद में सीखी। इन्होंने मिडिल कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु स्व अध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया, यानी स्वयं पढ़कर इन्होंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। ये खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। अर्थात इन्होंने खड़ी बोली को आगे बढ़ाने का बहुत कार्य किया, साथ साथ आधुनिक हिंदी के लिए भी इन्होंने बहुत कार्य किए। इन्होंने कई अखबारों का संपादन भी किया। उर्दू के 2 पत्र अखबार-ए-चुनार तथा कोहिनूर का संपादन कार्य किया। बाद में हिंदी के समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि का भी इन्होंने संपादन किया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, गुप्त निबंधावली, स्फुट कविताएं। अब हम पाठ का सारांश देखते हैं। हमारे पास जो इनका पाठ है विदाई संभाषण, तो लेखक ने इसमें लॉर्ड कर्जन के विषय में बताया है। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब यहाँ पर लॉर्ड यानी वायसराय लोग आते थे, वायसराय बनकर आते थे, जिनमें से एक वायसराय हमारे यहाँ लॉर्ड कर्जन आए थे। तो लेखक ने उन्हीं के विषय में बताया है। तो पाठ वायसराय कर्जन, जो 1899 से 1904 व 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे। लॉर्ड कर्जन भारत के 2 बार वायसराय रहे हैं। इनके शासन में भारतीयों की स्थिति क्या थी, भारतीय कैसा अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेखक ने उस विषय में यहाँ पर खुलासा किया है। यह अध्याय शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। जो इनकी रचना मैंने भी बताई थी, शिव शंभू के चिट्ठे, उसका एक अंश है हमारे पास विदाई संभाषण के नाम से। कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत कार्य हुए। लॉर्ड कर्जन ने भारत में बहुत विकास किया। नए नए आयोग बनाए गए, जैसे शिक्षा आयोग बनाया गया, सिंचाई विभाग का आयोग बनाया गया। इस प्रकार से बहुत से आयोग बनाए गए, किंतु उन सबका उद्देश्य गोरों का वर्चस्व स्थापित करना रहा। लेकिन जितने भी आयोग बनाए गए, वो आयोग किस लिए बनाए गए? केवल अंग्रेजों के स्वार्थों को पूरा करने के लिए और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें भारतीयों का कोई भी हित नहीं था, न भारतीयों के बारे में सोचा गया था। कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की, और लॉर्ड कर्जन ने हर जगह, हर क्षेत्र में सिर्फ यही चाहा कि अंग्रेजों का वर्चस्व बना रहे और भारतीय सदैव उनके गुलाम रहे। सरकारी निरंकुशता के पक्षधर बहुत से लोग थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया, अर्थात अखबार वगैरह कुछ भी ऐसी बातें नहीं लिख सकते थे जो लोगों की भावनाओं को भड़काएं, यानी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाएं और अंग्रेजों के खिलाफ वो बातें हों। इस तरीके से उन्होंने प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसको बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्होंने देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। शुद्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। और अंत में क्या हुआ? जब उनकी मनमानी ज़्यादा बढ़ने लगी तो कई जगह पर वो अपने नुमाइंदों को नियुक्त करवाना चाहते थे, जिसे अंग्रेजी शासन ने मना कर दिया, नहीं माना कर्जन की बात को, और कर्जन को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा और भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। तो लेखक ने अब शुरुआत की है। लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, तो लेखक कहता है कि जो भारतीयों की बेबसी थी, उनकी लाचारी थी, उनको लेखक ने एक व्यंग्य दिया है। व्यंग्य मतलब कि मजाक उड़ाते हुए, और कर्जन के कारनामों से उनको जोड़ा है और इस प्रकार उसको हमारे सामने प्रकट किया है। साथ ही लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि शासन के आताताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। आताताई यानी जो दूसरों पर अत्याचार करने के लिए आते हैं, ऐसे लोग, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय,
यह निबंध उस समय लिखा गया है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ यह एक साहसिक गद्य का नमूना है। अर्थात ये जो गद्य है, ये जो हमारे पास पाठ है, ये काफ़ी बहुत ही चुलबुला बन पड़ा है, बहुत ही रोचक बन पड़ा है और एक मन को आनंदित करने वाला बन पड़ा है। लेखक कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि आखिरकार आपके शासन का अंत हो गया। अब जब कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा तब से उसने शुरुआत की है, तो लेखक कर्जन को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है? लेखक कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि आखिरकार आपके शासन का भी अंत हो गया, अन्यथा आप तो यहाँ के स्थायी वायसराय बनने की इच्छा रखते थे। नहीं तो आपने तो ये कसम खा ली थी कि आप भारत को छोड़कर जाएंगे ही नहीं और सदा के लिए यहीं के वायसराय बनकर रहेंगे। इतनी जल्दी देश छोड़ने की बात आपको व देशवासियों को पता नहीं थी, इससे ईश्वर इच्छा का पता चलता है। वो कहता है ना तो भारतवासियों को ये कभी लग रहा था कि तुम यहाँ से जाओगे क्योंकि तुम्हारे अत्याचार इतने बढ़ गए थे। दूसरा, तुमने भी कभी ये नहीं सोचा था कि तुम्हें भारत को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसी को ईश्वर की इच्छा कहते हैं, ईश्वर का न्याय कहते हैं। आपके दूसरी बार आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। एक तो वो पहली बार वायसराय बनकर भारत आया था, लेकिन जब वो दूसरी बार वायसराय बनकर भारत आया तो लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लोग नहीं चाहते थे कि लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आए। क्यों? क्योंकि वह भारतीयों पर अत्याचार करता था, उनके खिलाफ ऐसे अध्यादेश लागू करता था जो उनके हित में नहीं होते थे। वे आपके जाने की प्रतीक्षा करते थे और सारे भारतवासी हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि कब घड़ी की चौथाई हो, यानी कहने का मतलब कब इनका शासनकाल पूरा हो और लॉर्ड कर्जन वापस इंग्लैंड चले जाए। बिछड़ने का समय पवित्र, निर्मल व कोमल होता है। लेखक ने कहा कि जो बिछड़ने का समय होता है यानी विदाई जो होती है ना, वो बड़ी पवित्र होती है, निर्मल होती है, कोमल होती है, क्योंकि विदाई के समय व्यक्ति अपनी पिछली सारी बातों को भूल जाता है। अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम किसी से दूर होते हैं, अलग होने लगते हैं, हमें पता लगता है कि अब हम शायद नहीं मिल पाएंगे कभी, तो हम एक दूसरे से अपने चीज़ों को भूलने की बात करते हैं और कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ यार, अब आगे कदम बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही अब उसने कहा कि जो विदाई का समय होता है बड़ा पवित्र होता है, निर्मल होता है और कोमल होता है। लोग अपने वैर भाव सब भूल जाते हैं क्योंकि यह करुणा पैदा करने वाला पल होता है। तो लेखक ने इसे एक उदाहरण से समझाया है। लेखक कहता है कि भारत में तो पशु पक्षी भी विदाई के समय उदास हो जाते हैं। उसने शिव शंभू की 2 गायें हैं, उनके माध्यम से ये बात समझाई है। उसने कहा शिव शंभू नाम का एक व्यक्ति था, उसके पास 2 गायें थी, एक बलशाली गाय और एक कमज़ोर गाय। जो बलशाली गाय थी वो हमेशा कमज़ोर गाय को टक्कर मारती रहती थी, उससे लड़ती रहती थी। एक दिन बलशाली गाय को पुरोहित को दान दे दिया गया। एक दिन शिव शंभू ने क्या किया, जो बलशाली गाय थी उसे एक पुरोहित को दान में दे दिया, परंतु उसके जाने के बाद कमज़ोर गाय उदास रहने लगी। उसने कई दिन तक चारा नहीं खाया। तो वो लेखक कहता है कि भारत के तो पशुओं में भी मानवता निवास करती है, यानी उनमें भी दया का भाव होता है। इस देश से पहले भी अनेक शासक आए और चले गए। वो कहता है भारत में आपसे पहले भी बहुत से वायसराय आए, बहुत से शासक आए और यहाँ से चले गए। यह परंपरा है, परंतु आपका शासनकाल दुखों से भरा था। किंतु आपका जो शासनकाल रहा वो सबसे बड़ा दुखों से भरा था। कर्जन ने सारा राजकाज सुखांत समझकर किया था, उसका अंत दुख में हुआ। लॉर्ड कर्जन ने जो यहाँ पर राज किया तो बड़ा सुख में समझकर किया था। उसने सोचा इसका अंत भी बड़ा सुख में होगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो क्या हुआ, दुख से भरा हुआ। वास्तव में लीलामय की लीला का किसी को पता नहीं चलता, अर्थात ईश्वर की लीला किसी को समझ नहीं आ सकती। दूसरी बार आने पर आपने ऐसे कार्य करने की सोची थी जिससे आगे के शासकों को परेशानी ना हो। उसने सोचा लॉर्ड कर्जन ने कि मैं ऐसे कार्य करके जाऊंगा कि आगे आने वाले मेरे बाद जो लोग आएंगे वायसराय बनकर या शासक यहाँ पर, उन लोगों को कभी कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो ऐसे सोचकर भारत में काम कर रहा था। कौन? लॉर्ड कर्जन। परंतु सब उलट हो गया। परंतु उनका किया या उनका सोचा सब उल्टा हो गया। आप स्वयं बेचैन रहे और देश में अशांति फैला दी। वो लेखक कहता है कि आपके अपने मन में बेचैनी थी, जिसके कारण क्या किया आपने, पूरे भारतवर्ष में बेचैनी फैला दी, पूरे भारतवर्ष की जनता को परेशान कर दिया। आने वाले शासकों को परेशान रहना पड़ा। अब तुम चले जाओगे, तुम्हारे जाने के बाद जो वायसराय यहाँ बनकर आएगा ना, उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें फैलाकर चले गए हो जो मिटाए नहीं मिट पाएंगी। लेखक कहता है कि आपका स्थान पहले बहुत ऊंचा था। लेखक ने कहा कि जब तुम वायसराय बनकर आए थे तो तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा था, किसी राजा महाराजा से कम नहीं था। दिल्ली दरबार में ईश्वर और एडवर्ड के बाद आपका सर्वोच्च स्थान था, कि दिल्ली दरबार में ईश्वर का नाम, या तो ईश्वर सबसे ऊपर थे, उसके बाद जो राजा एडवर्ड थे उनका सबसे ऊंचा स्थान था, और एडवर्ड की कुर्सी के बगल में आपकी सोने की कुर्सी लगती थी। लॉर्ड कर्जन ने अपने बैठने के लिए सोने की कुर्सी बनवाई हुई थी।
जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे व ऊंचा होता था, और जब जुलूस निकलते थे तो उसका हाथी सबसे आगे होता था करजन का, और सबसे ऊंचा हाथी होता था उसका। तो इस प्रकार उसकी बहुत शान और शौकत थी। जंगी लाट के मुकाबले में आपको नीचा देखना पड़ा। आप धीर व गंभीर थे, परंतु काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके और अनवोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता का दिवाला निकाल दिया। वो कहते हैं, लेकिन आप जब जिद पर अड़ गए, अपनी काउंसिल के आगे भी आपने ऐसे ऐसे भाषण दिए और ऐसी बात कह दी कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, तो उसी बात का नतीजा निकला कि आपकी बुरी गत हो गई। आपके इस्तीफे की धमकी को स्वीकार कर लिया गया, और आपने जो धमकी दी कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, उस इस्तीफे को भी सरकार ने मान लिया और आपको मजबूरन क्या करना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा। आपके इशारों पर राजा महाराजा अफसर नाचते थे, परंतु इस इशारे में देश की शिक्षा और स्वाधीनता समाप्त हो गई। वो कहता है, लेकिन आपने कभी भी यहाँ की शिक्षा के बारे में नहीं सोचा, आपने कभी भारतीयों को शिक्षित करने के बारे में नहीं सोचा। बच्चों, जो आज हम वर्तमान हमारे पास शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं ना, वो लॉर्ड कर्जन की ही देन है। और लॉर्ड कर्जन ने हमें ऐसी शिक्षा दी थी कि जिससे भारतीय केवल उनके गुलाम बनकर रह जाए, यानी सरकारी नौकरी ही प्राप्त कर सकें। बाबू बनाना चाहता था वो लॉर्ड कर्जन हम सब लोगों को, इसीलिए ये शिक्षा हम लोगों को वो दे के गया है, जिसे हम आज भी पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बदलाव की बहुत आवश्यकता है। उसमें बदलाव जरूर होना चाहिए शिक्षा में, क्योंकि मात्र सरकारी नौकरी के लिए ही शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। वो हर क्षेत्र में जाए, व्यापार करे, बिजनेस करे, अपनी और चीज़ें करे, कुछ अन्वेषण करे, इस तरीके के कार्य भी शिक्षा के द्वारा होने चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है। लेखक कहता है कि आपका मनमाना शासन लोगों को याद रहेगा। आप ऊंचे चढ़कर गिरे हैं, परंतु गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। वो कहते हैं कि लोगों को आपका शासन कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आपने बहुत मनमाने ढंग से अपना शासन किया है। आप बहुत ऊंचाई पर थे जहाँ से आप गिरे हैं। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन आप गिरकर उठ भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कार्य ही ऐसे किए हैं, आपकी सरकार तक ने आपको धिक्कारा है। आगे वो कहता है, आपने कभी प्रजा के हित की नहीं सोची, आपने आंखें बंद कर कर हुक्म चलाए और किसी की नहीं सुनी। यह शासन का तरीका नहीं है। आपने हर काम अपनी जिद से पूरे किए। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुनते हैं। वो कहता है कि जब जार यानी जो बड़े पदाधिकारी राजा के समान जो होते हैं, राजा महाराजा को भी अगर जनता कुछ कहती है तो जनता की बातों को सुना जाता है, लेकिन आपने तो वो भी नहीं सुना। आपने जनता की एक भी बात नहीं मानी, और यहाँ तक कि 8 करोड़ जनता आपसे निवेदन करती रही, आपसे बार बार प्रार्थना करती रही कि बंगाल का विभाजन ना करें, लेकिन आप नहीं माने और आपने भंग कर दिया, अर्थात बंगाल का विभाजन कर दिया और अपनी इच्छा पूरी की और हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांट दिया, जो बिल्कुल भी उचित नहीं था भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय सभ्यता के लिए। आपने ऐसी प्रजा को दुख दिए हैं। यहाँ की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आपकी जिद का फल देख लिया, जिद ने जनता को दुखी किया, साथ ही आपको भी, जिसके कारण आपको भी पद छोड़ना पड़ा। और उसका नतीजा क्या हुआ? जनता को जब दुख दिया आपने, तो ईश्वर ने आपको दुख दिया, आपको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। आगे लेखक कहता है, कर्जन अनपढ़ प्रजा का नाम एक आध बार लेते थे। यह जनता नर सुल्तान नाम के राजकुमार के गीत गाती है। वो कहता है कि भारत की जनता तो वैसी जनता है जो नर सुल्तान नामक एक राजकुमार था, उसके भी गीत गाती है। क्यों गाती है? यह राजकुमार संकट में नवरगढ़ नामक स्थान पर कई साल रहा। इस राजकुमार के बाद जब इसके राज्य में एक बार मुसीबत आ गई, तो इस राजकुमार को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। और कहाँ आना पड़ा? नवरगढ़ नामक एक राज्य था, वहाँ पर आकर रहना पड़ा। उसने वहाँ छोटे छोटे काम भी किए, सिपाही का भी काम किया, मजदूरी भी की, चौकीदारी भी की, और धीरे धीरे वह ऊंचे पद पर पहुँच गया। और जब वह अपने राज्य में वापस लौट रहा था, तो उसने जाते हुए संपूर्ण नगर का अभिवादन किया था। यहाँ की जनता को और यहाँ की भूमि को उसने नतमस्तक होकर प्रणाम किया था और एहसान दिलाया था, एहसास दिलाया था कि तुमने मेरे ऊपर जो एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, और मैं तुम्हें सदैव याद करता रहूँगा, और मैं तो इस धरती को और यहाँ की प्रजा को शत नमन करता हूँ। तो इस तरीके की यहाँ की सभ्यता रही है, लेकिन आप इस तरीके के नहीं बन पाए, आप यहाँ के लोगों को समझ ही नहीं पाए। लेखक कर्जन को कहता है कि राजकुमार की तरह आपका विधायी संभाषण भी ऐसा ही हो सकता है। लेखक कहता है कि जैसे उस नर सुल्तान नामक राजकुमार का
विदाई संभाषण था, यानी विदाई के समय दिया जाने वाला भाषण था। ऐसा भाषण आपका भी हो सकता था अगर आप ये बुरे कार्य ना करते। लेकिन आप तो स्वार्थता से भरे हुए हैं, धूर्तता से भरे हुए हैं। भोली जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कह सकेंगे कि आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त कर सके। आप तो जाते जाते भारतवासियों को ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो और ये धरती पुनः वापस उठे और आगे अपने गौरव को प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आपकी इस बात पर देश आपके पिछले कार्यों को भुला सकता है, परंतु आप में इतनी उदारता कहाँ। वो कहता है कि यदि आप चाहते हैं कि भारत की जनता का हृदय आपके प्रति बदले तो आप यहाँ की जनता को जाते जाते कुछ तो अच्छी बातें कहें ताकि यहाँ की जनता आपको माफ़ कर सके। लेकिन आप ये सब नहीं कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पाठ था बेटा, विदाई संभाषण। अगला चैप्टर अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।